नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्रियाकलाप 2.4 करते हैं। इससे ऊपर का जो लेसन था उसमें हमने दांतों के बारे में पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा, तो इसकी कलिकाओं के बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप 2.4 नंबर 1, विभिन्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्तियां अथवा करेले का रस। आपने अपने मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने को 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींक का प्रयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींक का प्रयोग करें। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र को उसे मीठा, नमकीन, खट्टे, कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। अब इन प्रेक्षणों को नोट करें। दिखाए चित्र का स्वाद का नाम लिखिए और संवेदना उसके द्वारा कैसी होती है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली तथा ग्रसिका में जाता है। जो निगला हुआ भोजन होता है वो कहाँ जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, जैसा चित्र 2.2 में दिखाया गया है। ग्रसिका गले व वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। जो गति है वो भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, अर्थात उल्टी की हो तथा उसके कारण के विषय में सोचा हो। अपने अभिभावकों व अध्यापक से इस विषय में चर्चा करें। तो ये देखिए, ये भोजन है, ये हमारी ग्रास नली है, ये भोजन का टुकड़ा है जो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? आमाशय के अंदर जा रहा है। पहले जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है? आमाशय क्या होता है? आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा अर्थात जे आकार की होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांतर में खुलती है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तथा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है तथा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण हो जाता है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक लेके जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु व भोजन मार्ग एक ही होता है। जो ग्रसनी है वो वायु और भोजन का मार्ग क्या होता है? एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निकलने के समय एक मोशल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेजा जाता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय का अतिरिक्त अस्तरीय स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पांचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पांचक रसों को सक्रिय करने में सहायता मिलती है। पांचक रस या जठर प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांतर क्या होता है? क्षुद्रांतर की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ भी रस स्रावित होते हैं, इनकी कुछ रस स्रावित होते रहते हैं। उसकी भित्ति होती है अंदर की दीवार। यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिनी यानी कि दक्षिणी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस का पाचन करने के महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। जो पीत रस है वो किसका पाचन करता है? वसा का। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक ऊपर स्थित होती है। अग्नाशय की रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो आंतर रस है वो पाचन क्रिया कर पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो वसा है वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, ठीक है, और जो प्रोटीन है वो किसमें? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु यह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ये इसके बीच में इस तरह से छिद्र था तो उसने इस तरह से देख लिया। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता तथा अवशोषित नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्या है? बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस घास खाने वाले या शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेट में अमाशय 4 भागों में बांटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कंड कहते हैं। कंड जो होता है, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा उसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोम मंथन कहते हैं। तो ये इसका रूमेन भाग होता है जहाँ भोजन चला जाता है। ये ग्रीष्मिका होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे इस भोजन को दोबारा जुगाली के द्वारा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। दस्त क्या है?
कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल व लवण की अत्यधिक स्थिति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अर्थात ORS घोल कहते हैं। क्या होता है? एक चुटकी नमक और थोड़ी चीनी घोलकर। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो लेसन है वो हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। शुभ दिन। धन्यवाद।